तो दोस्तों आज जो है हमारा जो एसएससी सीजीएल 2021 का जो पेपर चल रहा था, आज उसका हमारा इस सेकंड वीडियो है 2021 वाले का। ठीक है, तो इससे पहले एक हमने शिफ्ट जो है फर्स्ट का करवाया था, तो आज सेकंड वीडियो है। आज हम लोग 2 सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? 11/4/2022 के शिफ्ट 2 में जो पेपर आए हैं उनको हम लोग सारे पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलो भाई तैयार हो जाओ। तो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आपको दिख गया होगा। प्रश्न को चाहे तो आप पढ़ सकते हो। 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, दोनों संख्या मतलब 500 650 को, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। अब इसने पूछा नहीं है, तो देखो भाई समझते हैं। सबसे पहले वो निकालो जो हैं। तो भैया अगर 500 से पहले आप 3 वाले का निकाल लो, 3 का निकालने के लिए 3 का भाग दो, तो 500 में जितने बार पूर्णता जाएगा, मतलब जितने बार कंप्लीट इससे डिविजिबल होगा वही लेंगे, पॉइंट वाला हम लोग नहीं लेंगे। जैसे 3 से काटते हैं भाई, तो 3 एकम 3, कितना बचा? 2 हुआ 3 छक 18, फिर 2 हुआ 3 छक 18, 166। यानी कि 1 से लेके 500 तक ऐसी संख्याएं 166 हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। ओके, ठीक है। अब 1 से लेके हम लोग 650 तक ऐसी कितनी संख्या जो 3 से विभाजित होती है? 3 का भाग देख लो कितनी बार था। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचा 3 छक 18, 216 संख्याएं 1 से लेके 650 तक 216 संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं। हमको चाहिए 500 से मात्र 650 के बीच में। तो 500 से 650 के बीच में चाहिए जो 3 से कटती हो। तो क्या करेंगे? 1 से लेके 650 के जो संख्याएं 216 आई हैं, वो 1 से लेके 500 तक जो 166 आई हैं वो माइनस कर देंगे। तो जब जो है इससे ये जब हम लोग माइनस कर देंगे तो जो हमको प्राप्त होगी संख्याएं, वो प्राप्त होंगी जो 3 से 500 और 650 के बीच में 3 से विभाजित हैं। बात समझ में आई? चलिए तो करते हैं। तो 6 में से 6 गया 0। ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 11 में से 6 गए 5, 11 में से 6 गए 5, यानी कि 50 संख्याएं आएंगी। 216 में से 166 घटाओगे कितनी आएंगी? 50 संख्याएं। तो 50 नंबर्स हैं जो 3 से विभाजित होते हैं 500 से 650 के बीच में। क्लियर है? इसी प्रकार से अब हम लोग 7 का भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो वही 500 में 7 का भाग देंगे दोस्त। तो भाई अगर अब इसमें जो है 500 में आप 7 का भाग देखो तो 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्या जो 7 से विभाजित हैं। तो देखो भाई 7 7 49, 1 बचा 7 एकम 7 71। अब 1 से लेके 650 तक देखेंगे जो 7 से विभाजित है, तो 650 का हम लोग 7 में भाग देंगे। तो आएगा 7 नेम 63, 7 नेम 63, 2 बचा 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, 92। अब हम लोग वो संख्याएं देखेंगे जो 500 से 650 तक हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो क्या करेंगे? 1 से 650 तक जो डिविजिबल हैं उनमें हम लोग माइनस करेंगे 1 से लेके 500 तक संख्याएं। ठीक है, तो कहने का मतलब जो इनमें माइनस करेंगे 92 से 71, तो 2 में से 1 गया, 9 में से 7 गया, 2 21 संख्याएँ ऐसी हैं, 21 जो संख्याएँ 500 से 650 तक के बीच में 7 से डिविजिबल है। ओके, ठीक है। अब कहने का मतलब जो टोटल संख्याएं ऐसी कितनी जो 3 और 7 से डिविजिबल है। तो आप बताओगे भैया टोटल होगी 50 और 20 70 71 हो गई। लेकिन एक बात बताओ दोस्त, एक चीज़ और है इसमें कि ऐसी और भी संख्याएं होंगी, यानी कि जो 21 से डिविजिबल होगी, जो 3 और 7 से डिविजिबल होगी, 21 से भी डिविजिबल होगी। तो अब हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि 21 से संख्याएं कितनी डिविजिबल हैं। तो वही करेंगे, क्योंकि 7 और 3 है ना, तो 21 से भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी जो 3 और 7 से होंगी तो वो 21 से भी होंगी। ठीक है, तो अब वही करेंगे। तो जो फाइनली हमारी जो वो संख्याएं टोटल आ गई जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं 500 से 650 के बीच में 71। इतनी बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 21 से। तो भाई पहले 500 से जब हम लोग 500 में 21 का भाग देंगे तो दोस्त आएगा 21 का देंगे तो कितना आएगा? 21 दूनी 42, 21 63, 21 दूनी 42, 42 और 8 80। ठीक है ना, 80। तो 21 चाकू आप बोलोगे, 21 चाकू 84, तो 21 23 बार जाएगा। तो अब 650 में भी 21 का देख लेते हैं, 1 से लेकर 650 तक 21 से डिविजिबल कितनी है। तो 21 वाली 21 63, 64 65 20 हुआ, कितना हुआ? 20। तो आई थिंक कितनी बार जाएगा? तो आप बोलोगे 21 30 ही बार जाएगा पूरा। ठीक है ना, क्योंकि 21 63 630 हो गया। तो अब ऐसी संख्याएं जो 21 से 500 650 के बीच में होगी, तो 30 से 23 का घटा दो, कितना आएगा? 30 में से 23 गया 7।
तो 7 नंबर्स ऐसी हैं जो 21 से 500 और 650 के बीच में डिविजिबल हैं। ओके, तो कहने का मतलब अभी तक जो हम लोगों ने निकाला बस इतना मतलब अभी तक जो निकाला है कि 500 से 650 के बीच में जो 300 डिविजिबल संख्याएं 50 हैं। कितनी हैं आप बोलोगे? 50 हैं भैया। उसके बाद में 500 से 650 के बीच में जो 7 से डिविजिबल हैं उनकी नंबर्स कितनी है? उनकी है आप बोलोगे 21 है। ठीक है, टोटल जो 3 और 7 से डिविजिबल संख्याएं 50 और 21 71 हो गई। अब हमने वो भी संख्याएं देखी जो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं, 7 संख्याएं हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये 7 संख्याएं हैं मेरे दोस्त, इनको हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। क्योंकि जो 7 संख्याएं जो 21 से डिविजिबल वो ऑलरेडी 3 और 7 से डिविजिबल हो चुकी हैं, तो उनको दोबारा हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो 71 से जब हम लोग ये वाली जो 7 थी जो 21 है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 11 में से जो 7 गए वो आएगा 4 और आएगा 64। तो फाइनली वो संख्याएं 64 हैं जो 3 और 7 से 500 और 650 के बीच में डिविजिबल हैं। इतनी बात क्लियर होगी? वो नंबर्स कितनी है? 64। ओके, अब वो कह रहा है कि विभाज्य नहीं है। वो पूछ रहा विभाज्य नहीं, अगर पूछता विभाज्य है तो 64 है। वो पूछ रहा विभाज्य नहीं है। तो अब भाई जो नंबर्स पहले टोटल नंबर्स में से ये नंबर्स घटा दो, तो जो होंगी वो नहीं होंगी। तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 500 650 के बीच में जो नंबर्स हैं वो हैं कितने टोटल? तो आप बताओगे 650 में से 500 घटा दो भैया, तो आप कहोगे भैया 150 हैं टोटल नंबर। कितने हैं? 150। लेकिन दोस्त वो कह रहा दोनों को सम्मिलित करते हुए। यहाँ पे आप 650 को एक को ही सम्मिलित कर रहे हो, दोनों करोगे तो 500 को भी सम्मिलित करोगे तो ये 150 ना होके 151 होगी संख्याएं। 650 और 500 के बीच में जो टोटल संख्याएं होंगी तो दोनों को सम्मिलित करते हो तो 151 होगी। ये हमने एक क्यों बढ़ाया? क्योंकि इसमें आप 500 सम्मिलित नहीं कर रहे हो, तो वो कह रहा दोनों में। देखो सवाल में कह रहा दोनों को सम्मिलित करते हुए, तो इसलिए 151 संख्याएं हैं 650 और 500 के बीच में दोनों को सम्मिलित करते हुए। और जिसमें 64 ऐसी हैं जो 3 और 7 से डिविजिबल हैं। अब पूछ रहा है कि वो 3 और 7 से डिविजिबल नहीं है, तो भाई 151 में से 64 घटा दो, तो जो संख्या आएंगी वो नई वाली होंगी। सिंपल। तो भैया 151 से 64 आप घटा दीजिए, तो 11 में से 4 गए, आप बताओगे 7 आएगा भैया। और इधर कितना आएगा? 14, मतलब 14 में से 6 गए 8, 87। ये आपका फाइनली जो इसका 87 आंसर है, ये इसका आंसर है। सवाल पहला था, अच्छा सवाल था और मैंने पूरा समझाया। अगर इसको नहीं भी समझ में आया है, इस सवाल में देखो समय भी लग गया है आपका 4 5 6 मिनट, क्योंकि अच्छा सवाल है। इसको आप रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्त, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 2। ठीक है, अब 980 में भाग। अब देखो 980 है ना, भाग है। आपको पता है भैया जो भाग है ना, उसको आप तुरंत क्या करो, बटे में कर लो और गुणे 16 कर लो, +4। अब आपको पता है कि भैया भाग के बाद क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 दूनी 4, माइनस के 4, तो माइनस के 4 प्लस के 4 तो हट गए। 35 है ना, तो अब देखो 35 है ना, यस। तो 7 से देखो कट रहे होंगे, आई थिंक 7 से कट रहे होंगे ये। तो इसको भाई 7 से आप काट भी सकते हो। 7 पन्ना 35 और 7 एकम 7, 7 चौक 28, 728। 5 से भी काट सकते हो दोस्त। 5 दूनी 10 और 5 8 40, 28। तो फाइनली 28 और 16 का मल्टीपल करना है। 28 और 16 का 28 और 16 का गुणा करना है, तो वो हमारा आंसर होगा। 8 छंग 48, पीछे 8 वाला एक ही है, 448, यानी कि हमारा होगा बी वाला आंसर। क्योंकि 8 छंग 48 करके भी देख लेते हैं। 8 छंग 48, 4 बचा, 6 दूनी 12, 8 एकम 8, 12 8 20 और 4 24, 2 बचा, 2 एकम 2 2 4, 448। ओके, समझ में आ गया होगा। इसमें बोर्ड वास लगाना है, कुछ नहीं है। कोई बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी से बड़ी संख्या तो जो 108, 120, 156 से वैसे समान शेषफल प्राप्त हो। अब देखो इसमें जब समान कह रहा तो तीनों का अंतर निकाल लो, और जो अंतर आए उसका आप एचसीएफ ले लो। जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो आपको एचसीएफ निकालना है, छोटी छोटी कहे तो एलसीएम निकालना है। ये सामान्यता ठीक है, इसको आप याद रखना। अब कह रहा समान है तो भाई सबका क्या निकाल लो? अंतर। इसका इसका और इसका सबका अंतर, और जो अंतर है उसी का ले लो एचसीएफ। कभी कभी यहाँ पे कोई डिजिट देता है, जैसे कहेगा कि सब में 3 शेषफल है, तो वो 3 सब में माइनस कर देंगे, ठीक है ना, फिर उनका एचसीएफ निकालेंगे। तो इस तरीके से तो 124 108 का अंतर कितना होगा? तो आप कहोगे भैया 16 होगा। कितना होगा? 16।
उसके बाद में 124 और 56 का 6 में से 4 गया 2, 15 में से 12 गया 32, 16 32 और 156 और 108 का कितना हुआ, आप बोलोगे 16 में से 8 गया 8, ठीक है, और कितना बचा 4 48, तो 16 32 48 डिफरेंट आ गया। अब तीनों का एलसीएम कितना होगा, तो भाई वो सॉरी एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ ऐसी नंबर्स होती है जो आपकी तीनों से कट जाए। तो भाई 16 32 48 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 16, क्योंकि 16 16 से भी कटेगी, 32 से भी, 48 से भी। क्लियर है, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो वो है यानी कि 60, इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा ये 3 ही है, वही है, कोई बात नहीं। 4 आपका ही रहा। अब देखो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो सीधा हम इसका ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। 8% बढ़ा रहा, 10% कमी हो रहा, तो प्लस के 8 माइनस के 10 प्लस माइनस माइनस 8 गुणे 10, ए बी वाला फार्मूला बटे 100, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 वाला। तो 8 और 10 माइनस के 2 हो गया दोस्त, और ये करेंगे 8 और 10, ये 0 0 चला गया, ये बचा माइनस का 0.8, माइनस का 0.8। ठीक है, ये माइनस का तो बचेगा, माइनस का जुड़ जाएंगे 2.8, और माइनस का है तो क्या हो रहा होगा, लॉस। ठीक है, डिक्रीज हो रहा होगा 2.8, तो डिक्रीज ये वाला आंसर होगा, डी वाला। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चक्रवृद्धि ब्याज के निवेश पर 3 वर्ष का मिश्रित धन इतना है, 5 वर्ष का इतना है। 3 वर्ष का है भाई साहब 7800, 5 वर्ष का है 11222। तो भैया इनका दोनों का क्या ले लो, आपको पता है कि दोनों का भैया जो है आप रेशियो ले लो, तो 7800 रेशियो ले लो 7800 का, और 11232 का, इनका ले लो आप रेशियो। अब देखो एक बताओ, 3 वर्ष का 7800 है, 5 वर्ष का 11232 है, तो इन जो दोनों का होगा अंतर कितना होगा, 2 वर्ष का। कैसे निकाला, 3 वर्ष और 5 वर्ष दोनों का अंतर कितना है, 2 वर्ष। ठीक है ना, तो 2 वर्ष दोनों का अंतर, 2 वर्ष। अब ये 2 वर्ष अभी हम आपको बताते हैं जब हम लोग इसका रेट कैसे निकालेंगे। पहला रेशियो है तो इसको सिंपल कर लो फ्रैक्शन में। तो भाई सिंपल करोगे तो आपको पता है कि 78 है, तो कितने कटेगा, आई थिंक 78 कट जाएगा कितने से, तो 4 से काट लो पहले, है ना, बढ़िया से। तो 4 एकम 4 कितना हुआ, 38 हुआ, 4 38 हुआ, 4 9 36, 4 9 36, 4 5 20। उसके बाद फिर काट लो, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 8 32 और 4 8 32। ठीक है, 1950 95, मुझे लगता है 5 से नहीं कटेगा। फिर एक काम करो 7800 वैसे कट जाता है, 13 कितना होता है, 13 चक्कू 52, तिछंग 78, और जरा 13 से काटो, 13 छंग 78, ये डायरेक्ट भी कट रहा है। और 13 नाम 13 8 104, 8 13 5 65, 83 हुआ ना। 13 से एक बार काट के देखो, तो पहले ही कट जाएगा, तो हम लोगों को आराम हो जाएगी। ठीक है, एक बार काट के देखते हैं। तो भाई 13 छंग 78, 600 हो गया। इधर काटते 13 5 65, 13 8 104, 104, 8 बचा 83 हो गया, 13 5 65, 13 छंग 78, 78 और 83 यानी कि 2 5 52, 13 चौको 52, सही रहा, कट गया है ना। इधर 600, इधर ही 6 से काट दो तो 100 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 6 कम 6, 2 बचा 26 हो गया, 6 चौक 24, 2 बचा 6 चौक 24, ये हो गया। अब देखो हमने, अब ये 2 का मतलब ये कि आपको इसका वर्गमूल ले लो। अगर यहाँ 3 होता, अगर 2 की जगह 3 होता तो हम लोग घनमूल लेते, समझ गए। ये है, तो भाई 2 है, 2 को 1 में लाने के लिए दोनों का क्या ले लो, वर्गमूल ले लो। तो 10 और कितना हो गया 12। अब यहाँ पे जो इनका रेट है वो 1 वर्ष का हो गया, कितना हो गया 1 वर्ष का। तो चाहे इसको सिंपल कर लो या ना करो, तो यहीं से रेट निकाल लो। तो भाई 10 से 12, तो यहाँ पे देख लो 10 से 12 हो गया, कितना बड़ा 2, किस पे बड़ा 10 पे, इंटू 100, यही तो है रेट। 2 पंचे 10, 5 से काट दो 20%। फाइनली आंसर होगा हमारा यहाँ से 20%। कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं आपको हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। पार्टनरशिप का है, इसका हम लोग समझते हैं। ये दिख रहा होगा आपको, ये रहा ABC 3 साझेदार हैं। तो ठीक है भाई, अब देखो हम लोग यहाँ पे A कर लेंगे, यहाँ B कर लेंगे, यहाँ C कर लेंगे। सवाल आपके सामने है। A ने 29,000, इन्होंने भाई साहब 29,000, 25,000 और सबके हज़ार हैं, तो 29 ही ले लें। हज़ार रेशियो में कट जाएंगे, तो 29 ले लेते हैं। V कितना करता है, जबकि A 29,000 निवेश करता है, जबकि B और C प्रत्येक ने 25,000। ओके, यानी कि इन्होंने भी 25,000 और C ने भी 25,000, हज़ार सबसे हटा दिए। ठीक है, 4 महीने बाद A ने 3,000 रुपये निकाल लिए। 4 महीने मतलब 4 महीने बाद तो 29 अपना रुपये लगाया रहा, 29,000। उसके बाद क्या हुआ,
उस 29,000 में से ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो 29,000 में से 3,000 निकाल लिए तो उसके पास कितने अब रह गए 26,000। तो 26 में हज़ार मैंने कहा 3 जीरो सबके हटा देंगे क्योंकि सब में ही आ रहे हैं, तो हम लोग ज़्यादा वो नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा, ए ने 3,000, 4 महीने बाद ए ने 3,000 रुपये निकाल लिए। तो अब उसके रुपए बिजनेस में कितने 26,000। ठीक है, ए ने जो है 3,000 रुपये। इसके बाद इसके 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये निवेश किए। इसके 2 महीने बाद मतलब 4 महीने हो गए, तो इसके 2 महीने बाद 6 महीने बाद। तो भैया 6 महीने बाद तो ये अपना 25,000 रुपये लगाए रहे, बट उसके बाद इन्होंने क्या किया, मतलब 2 महीने बाद क्या किया, यानी कि 2 महीने बाद सी ने 12,000 रुपये और निवेश कर दिए। तो 25,000 थे, 12,000 और कर दिए, तो 25 और 10 35 और 2 37, 37,000। 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो सबके चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, अच्छा ये सी की बात है तो हम बी में ये नहीं करना चाहिए, सी में करना चाहिए। ये जो बात कह रहा है वो सी के लिए कह रहा है, तो बी में हमको नहीं करना चाहिए, सी के लिए। तो सी जो है ना, कह रहा 2 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद तो वो 25,000 रुपये लगाया रहा, लेकिन उसके बाद कह रहा 2 महीने बाद, 2 महीने बाद का उसके 2 महीने, इसके 2 महीने बाद मतलब 4 महीने पहले हो गए थे ये वाले, इसके 2 महीने बाद मतलब 6 महीने बाद। बात समझ में आई ये बात? तो 6 महीने बाद कह रहा सी ने 12,000 और 25,000 थे, 12,000 और लगाए तो वही होगा 37,000। 25 और 10 35 और 2 37,000। 1,000 3 जीरो हम किसी के नहीं ले रहे क्योंकि वो रेशियो में सबके कट जाएंगे। चलिए अब देखो, अब आगे बात समझो, सबके ईयर आपको पता है कि कह रहा वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने की बात है। 4 महीने अगर पहले बिजनेस हो गया तो अब कितने महीने बचा, 8 महीने। इधर बी की तो कोई बातें नहीं हुई, तो बी ने अपना पूरा 12 महीने अच्छे से बिजनेस किया। इधर इसने पहले 6 महीने कर लिया, तो अब कितने महीने इसको करना है, 6 महीने। बस ये अब ये इनका आपको रेशियो फाइंड आपने कर लिया, बस इसको सॉल्व कर लेना। यही पार्टनरशिप का इकलौता कॉन्सेप्ट है, बस यही है। ठीक है, तो अब बस इसको सॉल्व कर लेना है आपको। तो कह रहा वर्ष के अंत में इतना हुआ सी का लाभ, तो भाई कोई बात नहीं, अब इनको आपको सॉल्व कर लेना है। 6 6 12 और मुझे लगता है 4 4 4, तो 4 आप हटा, 4 और 4 दूनी 8, 4 तियो 12, 4 तियो 12। ठीक है, 4, लेकिन इधर नहीं आप 4 4 हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि उधर जो है वो कितना है, उधर आप नहीं हटा सकते हो, कोई बात नहीं, जब नहीं हटा सकते कोई बात नहीं। तो इसको एक काम करो, इसको कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2 से तो हटा ही सकते हैं। 2 से 2 3 6, ऐसे 2 3 6, 2 छंग 12, 2 चाकू 8 और 2 दूनी 4। ओके ओके, अब कुछ नहीं कटेगा। चलिए 29 दूनी कितने होते हैं, आप बोलोगे 29 दूनी 52 होते हैं, 29 दूनी 58 होते हैं, 9 दूनी 18, 2 4 58 और 26 चाकू यानी कि 58 और प्लस 26 चाकू यानी कि 6 6 24 का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 104। ठीक है, ये 104 है। बी का 25 छिंगा 25, तो 56 30, 3 6 दूनी 12 3 15 150। सी का, तो सी का आप बोलोगे भैया 25 तियाँ 75, 75 और प्लस 37 तियाँ, तो भाई 3 सत्ते 21 की 1 हंसी लगा 2, 3 3 9 2 11, सबको जोड़ लेना है। ठीक है, फाइनली सबको जोड़ लेना है। तो 8 4 12 1 2 हंसी लगा 1, 8 4 12 1 2 हंसी लगा 1 और 5 1 6, 5 1 6 162 है, और बी का 150 है, और सी का दोस्त है आपका 5 1 6 7 1 8 और 186। ठीक है, अब ये ए का रेशियो 162, बी का 150 और 186 सी का आ गया। अब पूछ रहा वर्ष के अंत में भाई 33,200 प्राप्त हुआ, तो इनका जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है 33,200 टोटल प्रॉफिट। हमारा टोटल प्रॉफिट तीनों को जोड़ दो भैया, हमारा टोटल प्रॉफिट ये प्राप्त हो रहा है। तो कितना हो रहा है, 6 2 8, 6 2 8, 8 5 13 और 6 13 और 6 19 हंसी लगा 1 1 3 1 4 498। ओके, हमारा ये प्राप्त हो रहा है कि लाभ में कह रहा किसका हिस्सा, सी का पूछ रहा, तो सी का हिस्सा है कितना 186 है, तो उसका कर दो मल्टीप्लाई, इट्स सिंपल। बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब इसको सॉल्व करना है ना दोस्तों, बस और कुछ नहीं है। तो देखो मुझे ये लगता है 3 बार जाएगा, छतियाँ 18 और 18 तियाँ 3 बार जाएगा ना, 3 बार देख लो भाई, छतियाँ 18 और 18 तियाँ कितना होता है 8 तियाँ 24, 18 तियाँ 54 और 1 55, 3 बार नहीं जाएगा भाई, 3 बार नहीं जाएगा, है ना। तो एक काम करो, सबसे पहले तब तक इसको 2 से सिंपल, 2 नेम 18 और 2 3 6 सिंपल कर लो, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8, 2 नेम 18, 249। ठीक है, 249।
अब 3 तो ये देखो 3320 कटेगा आई थिंक 93, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 9 4 13 और 13 2 15, 3 से तो काट ही दो ना, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, अब फिर इधर काट दो 3 24 और 3 त्रिका 9, 83, 83। तो अब 83 332 को काटेगा क्योंकि 3 चौक 12 और 8 चौक 32 और 1 33, बिल्कुल सही। कितने बार 4 बार यानी कि 400, ठीक है ये 400 बार जाएगा। तो फाइनली जो हमको क्या करना है आपको समझ में आ गया होगा, 31 का 400 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 31 का 400 में करोगे तो फाइनली आएगा 4 एकम 4 यानी कि 00, यहाँ पे हम इसका यहाँ पे कर रहे हैं 00, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 3 12, 12,400 रुपये, ठीक है। तो ये देखो मैं थोड़ा टाइम इसलिए आपको लगा रहा हूँ कि ये इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ये तो देखो थोड़ा भले ही हम आपका समय ले रहे हैं लेकिन आपको समझा रहे हैं कॉन्सेप्चुअली कि आपको समझ में चीज़ें आए। बात समझ में आ रही, 12,400 इसका डी ऑप्शन होगा आंसर। चलिए अब दोस्त हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। ये रहा, एक क्रिकेट खेल 10 ओवरों में रन रेट 7.2 था। तो 10 ओवरों में रन रेट था वो 7.2 था। तो टोटल दोस्त अगर रन निकालेंगे तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 72 रन, ओके। कह रहा 272 रन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शेष 40 ओवर। तो 272 का लक्ष्य है, उसमें हम लोग 72 प्राप्ति कर चुके हैं। तो अभी कितना बाकी है आप कहोगे, 200। भाई 272 टारगेट है, 72 हम लोगों ने 10 ओवरों में प्राप्ति कर लिया है, 72 रन बना लिए हैं। तो शेष कितने हमका टारगेट है, 200। शेष हम लोगों का टारगेट कितना बचा, 200, क्योंकि टोटल 272 का था, 72 प्राप्त कर लिए। तो शेष टारगेट कितना बचा, 200 का। और शेष ओवर कितने बचे हैं, 40। तो इनका रन रेट निकालना है, तो वही भाग दे के निकाल लो। तो 4 पंचे 20, 5 बार। तो ये इसका 5 क्या होगा आंसर। इट्स सिंपल। एक मिश्र धातु में 40% चांदी, 30% तांबा, 30% निकल है। 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जाए कि ताकि मिश्र धातु में इतनी चांदी हो जाए। चांदी की बात करा तो बस हमें चांदी वाले से ही मतलब है। किससे मतलब है, चांदी वाले से, क्योंकि चांदी की बात कर रहा है तो हमें अदर से मतलब ही नहीं है। तो भाई सिंपल सी बात है, 40% चांदी 25 किलोग्राम के। अब देखो सवाल यहाँ से पढ़ेंगे, ये 25 किलोग्राम मिश्र धातु में चांदी। अब 40% अगर 25 किलोग्राम में 40% अगर जो है वो चांदी है, इट मीन्स कितना हो गया, 25 चाकू 10, यानी कि 10 इसमें 10 जो किलोग्राम वो चांदी है, ठीक है। 10 किलोग्राम चांदी, 25 किलोग्राम का 40% 10 किलोग्राम चांदी है। अब करा इसी 10 किलोग्राम चांदी में कितनी मिश्र धातु में 25 किलोग्राम मिश्र धातु में कितनी चांदी मिश्रित की जाए ताकि नए मिश्र धातु में चांदी 50% हो जाए। तो भाई चांदी जो है उसमें आप कह रहे हैं कि कितनी मिश्रित की जानी चाहिए, कितनी चांदी और, तो मान लो इसमें के चांदी और मिश्रित की जानी चाहिए, ठीक है, जिससे कि चांदी हो जाए 50%। 50%। तो ऊपर 10 चांदी थी, चांदी कितनी मिलाई जाए, के, जिससे कि 50% चांदी हो जाए। तो ऊपर हमारा जो अंश में सिल्वर रहेगा, ठीक है, ये पूरा सिल्वर, ये सिल्वर। नीचे टोटल क्या रहेगा, 100 टोटल, और नीचे भी क्या रहेगा, टोटल, क्योंकि हर में रहेगा टोटल, और टोटल है कितना, 25। तो 25 तो मिश्र धातु है ही है, उसमें आपने के और मिला रहे ना चांदी, तो चांदी तो मिला रहे तो वो मिश्र धातु में भी तो आएगी के, तो इसमें यहाँ के रहेगा। फाइनली जो यहाँ पे हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, वो ये है कि जो ऊपर हमारा रहेगा वो रहेगा दोस्त, क्या रहेगा, ये हमारी चांदी रहेगी सिर्फ, और नीचे ये रहेगा, ये हमारा टोटल रहेगा। समझ गए। तो अंश के सामने अंश और हर के सामने हर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बेसिक है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं होती कभी। तो 50 दूनी 100, तो इधर 10 दूनी 20 और प्लस 2 के बराबर करेंगे 25, 25 का 25 और प्लस के, तो 2 के आएगा इधर, और 25 में से 20 जाएंगे 5। तो चांदी उसने कितनी जो मिलाई है, 5 किलोग्राम। आंसर होगा ए। इट्स सिंपल। आगे बढ़े, ये आपका सोल्यूशन, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, ये ठीक है, पढ़ लो भाई। XYZ है, इन्होंने 46, 92 और 23 दिन तक काम पूरा कर सकते हैं। X ने काम शुरू किया, Y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ गया, Z प्रारंभ 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। X ने काम शुरू किया, X सबसे पहले काम शुरू हुआ, Y 2 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है। तो पहले इसको थोड़ा समझ लेना यहाँ पे। जैसे मान लो X ने यहाँ से काम शुरू किया, किसने शुरू किया, X ने। इसके जब 2 दिन तक इन्होंने अकेले बेचारा X किया, 2 दिन के बाद फिर आया Y, 2 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितने लगे, 2 दिन। 2 दिन के बाद Y भी आ गया, अब X के साथ में कौन हो गया, Y हो गया 2 दिन बाद, ठीक है, Y हो गया।
2 दिन के बाद उसके साथ, या तो जेड प्रारंभ से 8 दिनों के बाद उसके साथ जुड़ता है, जेड प्रारंभ के 8 दिनों के बाद। अब जेड फिर आता है जेड प्रारंभ के 8 दिनों के बाद, तो भाई यहाँ से 2 दिन, तो यहाँ ये दोनों ने मिलकर कितने दिन किया एक्स वाई ने, 6 दिन, क्योंकि कह रहा है जेड प्रारंभ के 8 दिनों के बाद, तभी यहाँ 6 दिन आए हैं, क्योंकि ये 2 दिन है। अब क्योंकि उसके प्रारंभ के 8 दिनों बाद, क्योंकि अब जो आएगा ना 8 दिनों बाद तभी तो आएंगे, पहले 2 फिर 6, तो 8 दिन बाद वो कह रहा, तब वहाँ से हम लोग 6 निकाल लिए हैं। समझ में आई बात? तो अब जो है जेड भी जुड़ गया, एक्स प्लस वाई तो 2 आदमी थे ही, अब 8 दिन के बाद जेड भी आ गया। तो कहने का मतलब एक्स ने पहले 2 दिन किया, 2 दिन बाद फिर वाई आ गया, ठीक है, एक्स प्लस वाई, फिर उसके शुरू प्रारंभ के 8 दिन बाद जेड आया, तो प्रारंभ के 8 दिन बाद जेड आया, 3 हो गए, तो पहले 2 दिन था, यानी इन दोनों ने जो मिलकर काम किया वो 6 दिन। ये हम लोग खुद अंडरस्टूड करेंगे, खुद निकालेंगे, सवाल में नहीं दे रहा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है सवाल का। बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो रिपीट करके देख लो। अब देखो समझते हैं। तो कह रहा है एक्स ने कितने दिन तक काम किया। अब देखो एक्स, अगर इसमें आप एक चीज़ और देख लो, एक्स पहले भी कर रहा है, एक्स कंटिन्यू कर रहा है काम, एक्स आपका कंटिन्यू कर रहा है। खैर अब यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, तो देखो भाई एक्स कर रहा है भाई 46 दिन में, वाई कर रहा है 92 डेज में, वही बेसिक कॉन्सेप्ट, और जेड करता है 23 दिन में। ओके, आप कहोगे ठीक है, एलसीएम लोगे तो आई थिंक 92 ही एलसीएम होगा, 6 दूनी 12, इसका 2 बार जाएगा, ये एक दिन में 2 काम करेगा, ये एक ही काम करेगा, ये एक दिन में 3 काम करेगा, है ना, 3 नहीं 4 काम करेगा, 23 को। ओके ठीक है। अब कह रहा कि अब देखो एक्स ने पहले 2 दिन किया, यहाँ से देखो एक्स ने 2 दिन, तो भाई एक्स का 2 दिन का करा दो, तो 2 दिन का काम कितना हो गया, 4, इधर देखते रहना। फिर 6 दिन एक्स और वाई ने मिलकर किया, एक्स और वाई ने 6 दिन काम किया, तो 2 1 3 6 18 को हो गया। फिर है ना, मतलब 6 दिन जो है वो एक्स और वाई ने किया, ठीक है, ये तो यहाँ से 2, फिर यहाँ 6 दिन, अब 6 दिन बाद फिर ये तीनों आ जाते हैं, तो ये तीनों तो यहाँ पे आते हैं, ये तो आगे कहानी। तो पहले इतना काम हो कितना गया वो देख लो। तो आप कहोगे भैया ये काम हो गया 18 और 4 22, जो काम आपका हो गया वो कितना हो गया, आप बोलोगे 18 और 4 22 काम हो गया। तो दोस्त 92 में से देखो यहाँ पे, अब इस 92 में से 22 काम हो गया, तो बचा कितना है, आप कहोगे भैया बचा काम है 2 में से 9, 70 काम आपका बाकी है। तब आया जेड, अब तीनों काम करेंगे, तो जब तीनों काम करेंगे तो दोस्त तीनों काम आप करवा दीजिए, 2 1 3 और 4 3 7, 7 हो गए ना, ए मतलब एक्स वाई जेड तीनों 7, तो कितना होगा 10 दिन में। तो फाइनली जो तीनों काम करेंगे वो 10 दिन में, लेकिन पूछ रहा है कि एक्स ने कितने दिनों तक काम किया। तो अब भैया जो एक्स ने इधर काम किया, देखो वो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था ये, तो इधर तो किया इसने 10 दिन, यहाँ तक कितना किया 10 दिन, यहाँ पे देख लो, ये तो इसने किया है 10 दिन, यहाँ पे इसने जो है एक्स ने काम कितना किया था 6 दिन, यहाँ किया है 2 दिन, तो दोस्तों 10 और 6 16 और 2 18, तो जो टोटल एक्स ने काम किया वो किया 18 दिन। ये रहा आपका, बात समझ में आई? क्योंकि बाद में ये कर रहा है 10 दिन, 10 दिन ये और 8 दिन पहले, 10 और 8 18 दिन, तो इसने जो टोटल वर्क किया है एक्स ने वो 18 दिन किया है। कोई समस्या दोबारा हो तो रिपीट करके देख लो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा आपका 11 क्वेश्चन, आराम से पढ़ सकते हो। एक कार पहले 275 50 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से, फिर अगले 315 इतनी चाल से, तो पूरी यात्रा का औसत चाल। बहुत ही सरल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसका टाइम निकालो, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये इसका फंडा है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल का फॉर्मूला कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी अगर आप 275 और 315, तो टोटल दूरी आप कहोगे भैया टोटल जो दूरी होगी ना वो 5 5 10 की 84 लगा 1 7 और 1 8 1 9 और 3 2 5 590 किलोमीटर, क्योंकि 5 5 10 की 84 लगा 1 8 और 1 9 3 2 5 590 किलोमीटर टोटल दूरी तो आपने निकाल ली, क्योंकि औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी बटे टोटल समय। अब समय नहीं आपको पता है, तो समय निकालने के लिए इसका समय बताओ। तो 275 किलोमीटर दूरी तय करने में 50 की चाल से जा रहा, तो टाइम कितना लगेगा, 275 बटे 50, इसका भाग कर दो। तो भाग जब आप इसका करोगे मेरे दोस्त, तो कितना आएगा, तो एक काम करो आप 25 से सीधा कर दो, 25 दूनी 50 और 25 का 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और 25 दशामन 250, या 25 एकम 25 2 बचा, 25 होगा 25 एकम 25, 11 बटे 2, 11 बटे 2 का मतलब है लगभग 5.5, ठीक है। ये इसमें लग गया टाइम आवर।
अब 315 का 70 की चाल जा रहा है, इसका टाइम देख लो भाई। तो 70 का भाग देखो 7 से जा रहा, 7 चौक 28 और 3 7 पना 35, बिल्कुल ये करो 7 दशावन और 7 चौक 28 7 पना 35, इसका भी 4.5 घंटा। तो जो टोटल टाइम दोस्त कितना लगा, 5.5 घंटा और 4.5 घंटा, 5 4 9 1 10 घंटे, टोटल लगा 10 घंटे। तो भैया इसका कितना लगा 10 घंटे। पूछ रहा औसत चाल, इससे काट दो 59, तो उसकी जो औसत चाल है वो कितनी है 59। ये रहा आंसर, ये आपका 59 आ गया। कोई समस्या नहीं है, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। एडवांस का क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो जैसे आपने ये क्वेश्चन आपने देखा तो ऐसे, तो जब भी ये इस तरीके से ए बी दिया हो और यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हो, इसका मतलब आपको कंपेयर करना है। आपको क्या करना है, कंपेयर, और कंपेयर करके वहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालना है, फिर बाद में पुट कर देना है। ये है इसका जो वो है कॉन्सेप्ट है। तो देखो अगर अब जब फाइनली देखो, अगर इसमें देखोगे तो ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब लिखा है। तो आपको पता है कि अगर इसका जो जब आप करोगे ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब करोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस के 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, कोष्टक में ए माइनस बी। तो इसमें जब आप माइनस का माइनस ही रहेगा, मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी, ये रहेगा, है ना। तो जब फाइनली जब आप इसका करोगे तो देखो, तो इसमें जो ए क्यू रहेगा यानी कि मतलब 4x की जो हम आपको कहना चाहते हैं, चलो इस देख लो ए क्यू, ठीक है। और प्लस अब देखो इसका जो, लेकिन इधर माइनस का बी क्यू रहेगा, तो बी क्यू प्लस माइनस दोनों आपके चले गए, ठीक है। तो दोनों जो है वो आपके चले गए, ठीक है, बी क्यू। अब प्लस का इधर रहेगा आपका 3ab, क्या रहेगा 3ab। तो इधर का ए क्यू और ए क्यू दोनों जोड़ लें तो दो ये बन जाएगा 2a क्यू, तो 2a क्यू, ठीक है। ये हमने कर लिया 2a क्यू, यहाँ पे कर लिया 2a क्यू। बी क्यू तो चले गए, ये बात समझ में आ रही कि नहीं। चलो मैं यहाँ पे बता ही दूँ आपको। जैसे ये होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, है ना, प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का होल क्यू है। और ए माइनस बी का क्या होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। तो जो ये प्लस और माइनस बी क्यू ये आपके चले गए, ये मैं कह रहा था। तो ये ए क्यू और ए क्यू क्या हो गया 2a क्यू, ये लिखा 2a क्यू। अब इन्हें और करना है, तो इसमें एक काम करो, प्लस का ये है तो प्लस का 3a प्लस बी, तो ये तो इसमें आप इतना कर सकते हो, क्या कर सकते हो 3ab, तो इसमें क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जो इसका करोगे तो कितना आएगा, इसका ज़रा करो 3ab का अंदर करोगे तो आएगा भैया 3a² b, है ना। यहीं पे करके देख लो इसको, तो हम यहाँ पे हटाई दें ये। तो इसका जब करोगे, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, आप बोलोगे 3a² b प्लस अब बी में करोगे तो 3ab², माइनस करोगे आगे तो फिर होगा माइनस का 3a² b और माइनस माइनस प्लस होगा 3ab²। तो ये प्लस और माइनस चला गया, 3ab² और 3ab² बन जाएगा 6ab²। बात समझ में आ रही। तो फाइनली जो होगा वो होगा 6ab²। अब a कितना है 4x है, ए कितना है आप बोलोगे 4x है, ए 6ab² और b कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर यानी कि 4y²। बात समझ में आई, 4y²। कहने का मतलब ये हमारा ये चल रहा है, ये वाला इतना जो हम आपको येलो कलर दिखा रहे हैं, ये वाला ये स्टेप आई हमारी। बात समझ में आई ये वाली। तो ये हम आपको करके दिखाए हैं। अब देखो इधर, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से होगा। अब हमको देखो ये बनाना इसके सामने वाले, तभी तो कंपेयर हो पाएगा। तो कंपेयर में 16 तो आप अलग कर दो। देखो अब इसका करोगे 4 चौको 16 चौको 64, और यहाँ पर भी 16 आपको अलग करना है। तो ये 4 और ये 4 और इसका 4, तो 16 कर दो आप अलग इसको। तो 16 जब अलग करोगे तो भैया इसका 4, क्योंकि है ना 3 बार है ना 4 4 4, दो बार यहाँ आ गए, 1 4 ये 4 दूनी 8 अंदर होगा x³ प्लस अब यहाँ जब 16 16 ले लोगे तो 6x/² कितना बचेगा 6x/²। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लूँ ये, तो बचेगा 6x/², ये होगा x/²। ठीक है, ये आपकी ये
अलग है, 6xy²। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो 16 की जगह ये देखो, 16 की जगह ये 16 है, ठीक है। ए एक्स क्यू, तो यहाँ 8 AX क्यू है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है आप बताओगे, ए की वैल्यू है 8, निकाल ली। 6xy² बी एक्स वाई स्क्वायर 6y², तो बी की जगह कितना है 6। ये होता है कंपेयर, समझ गए, ए की वैल्यू 8 और बी की वैल्यू 6, बस ये निकालना था हमको। अब यही यहाँ पे हमको पुट कर देना है। तो जब आप करोगे तो 1/2 कोष्टक में a² + b², तो a² 64 और b² 36। तो जब 36 64 100 का 12 आएगा 10 और 10 का आधा 5, तो जो फाइनली आंसर होगा इसका वो कितना होगा 5, ये लिखा आपका। बात समझ में आई? ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए स्लो चल रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ेंगे 13। इसको आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहें ले लें, क्योंकि मैं इसको करने वाला हूँ रफ, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 दिख नहीं रहा, ठीक है। तो इसको हम लोग 13 से ये वाला क्वेश्चन यहाँ से हटा देंगे, ये वाला, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा ये। अब देखो व्यंजक, अब इसमें देखो जैसे आपने देखा कि a² - 4b² b² - 4c² 16c², ये आपका यही लिखा है 4c², क्योंकि 4c² ही है, क्योंकि 4c का होल स्क्वायर है, तो 16c² और a²। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें एक चैन चल रही है, क्योंकि a² 4b² फिर 4c² की चैन चल रही है। और जब इनको आप जोड़ोगे तो आपको पता है कि भैया, कि जब आपको पता है कि एक बात पता होगी, x + y + z, यदि इसका मान 0 होता है तो आपको पता है कि भैया x³ + y³ और +z³ का जो मान होता है वो कितना होता है 3xyz। कितना होता है 3xyz। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, यही इसमें यूज़ होगा। तो जो इसको पहले वाले को जो है हमने इसको मान लिया है x, ठीक है, इसको मान लिया है y, इसको मान लिया है z, बस ये है। आप कहोगे ठीक है ये है, तो ये 64 जो है ना, आप कहोगे भैया b², तो यहाँ तो 4b² है, तो जो 64 अंदर जाएगा ना, तो जो 64 अंदर जाएगा तो 4b² बन जाएगा। जैसे अगर मैं इस वालों आप कहोगे तो 64b² इधर 4b² है, तो परेशान ना हो दोस्त, जब वो अंदर जाएगा ना, तो जब 64 अंदर जाएगा तो 4 का होगा, क्योंकि क्यू है ना, 4 चौको 16 चौको 64 4, और जब स्क्वायर होगा तो 4 चौको 16, ठीक है ना। तो स्क्वायर तो बाद में होगा, जब ये 64 जो है ना जब अंदर जाएगा तो अंदर क्यूब के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा, तो 4b²। समझ में आ रही बात? उसके बाद 4 का जब इस 4 में होगा तो 16c², जैसे ये लिखा 16c², ये है। तो कहने का मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा यूज़ होने वाला है। तो ये x है, ये y है, z है। यही सेम चीज़ नीचे भी है, सेम चीज़ अगर आप गौर करोगे तो a - 2b, फिर 2b - 4c, 4c - a 2b और 4c दो बार है, तो इसको आप x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो तीनों का जो योग है वो कितना आ रहा है 0 आ रहा। और जब 0 आता है तो इसका जो मतलब होता है x³ + y³ + z³ का, वो होता है 3xyz। समझ रहे? तो देखो ये x³ ये x³ ये y³ ये z³, तो ऊपर वाले का मतलब भी 3xyz होगा, नीचे भी वही है x³ y³ z³, तो नीचे वाले का मतलब भी 3xyz है। ये बात समझ में आ रही? तो फाइनली हमने इसमें क्या करना है, बस 3xyz करना है। क्या करना है 3xyz। तो देखो भाई यहाँ पे देख लो 3xyz। अब ये आपको ये नहीं कहेगा कैसे हो गया, मैं बहुत समझा दिया हूँ। तो 3 x का मान कितना है a² - 4b², a² - 4b², ठीक है। ये है आपका x का मान, गुणे x। y का मान कितना है आप बोलोगे, y का मान है भैया ये है, y का मान है b² यानी 4b², क्योंकि 4 जाएगा ना अंदर, 4b², ये y का मान है 4b² और माइनस का 16c, ये y का मान है। तो 3xyz। अब z का मान क्या है 16c² - a², तो 16c² - a², ये आपका हो गया 3xyz ऊपर। अब नीचे भी एक होगा 3, नीचे xyz, तो नीचे जो x है वो है a - 2b, तो a - 2b, नीचे जो y है तो वो है 2b - 4c, ये रहा 2b - 4c,
तो ये हो गया 2b माइनस 4c, 2b माइनस 4c। और नीचे जो z है वो ये रहा 4c माइनस a, 4c माइनस a क्या रहा 4c माइनस a, 4c माइनस a। फाइनली ये रहा, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए है ना, तो चीज़ें बहुत जल्दी होंगी। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी लिखा है, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी कैंसिल, बचेगा ए प्लस बी। यहाँ पे क्या बचेगा ए प्लस बी, मतलब ए प्लस टू बी। यहाँ पे क्या बचेगा आप बताओगे, ए प्लस टू बी, ए प्लस टू बी ये बचेगा, क्योंकि इसका ये कैंसिल एक माइनस वाला हो जाएगा। इधर 4b स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, ये देखो 2b माइनस सी, तो ये भी 2b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। क्या बचेगा ए प्लस बी, मतलब 2b प्लस 4c, 2b प्लस 4c, ठीक है सी। ये सेम यही होगा, तो 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 4c प्लस ए, तो फाइनली जो होगा वो हमारा ए प्लस टू बी। आंसर जो होगा, अब चूँकि सारे प्लस हैं तो ए प्लस टू बी ये वाला, ए प्लस टू बी, फिर बी प्लस टू सी, 4c प्लस ए, क्योंकि वही ऊपर बचा है, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इसका ए प्लस टू बी, ठीक है ना, 2b ये वाला 2b प्लस 4c और 4c प्लस ए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए वाला। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आप इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के छात्र हैं, आप कंपटीशन के हो, तो और जो चीज़ें आपको बताई आप खुद चीज़ें समझ रहे हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए माइनस बी कट जाएगा तो बचेगा ए प्लस बी, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये है। खैर अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखो भाई इसको समझते हैं, तब तक इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे उड़ा दें, ये खाली हो जाए है। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 14, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। देखो भैया एक वृत्त है इस तरीके से, ये जीवाएं पी आर और क्यू से आगे बढ़ाए जाने पर टी बिंदु पर मिलते हैं, पी क्यू वृत्त का व्यास है। ऐसा करके जो पी क्यू होगा वो होगा आपका वृत्त का व्यास, यानी कि यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, ओके, पी क्यू वृत्त का व्यास है, ओके। कह रहा पी आर और क्यू एस को, तो क्या आगे बढ़ाए जाने पर जीवाएं हैं, तो भाई एक पी आर ये और क्यू एस ये, तो यहाँ पे आर रहा होगा और यहाँ पे एस रहा होगा। जीवाएं है और ये कहाँ मिलती हैं, ये जाकर टी पॉइंट पे मिलती हैं, टी पॉइंट पे मिलती हैं। पी क्यू वृत्त का व्यास है, ओके है। यदि आर ओ एस 42 है, जो आर ओ एस है, मतलब आर यहाँ पे ओ होगा, तो आर ओ एस ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो दोस्त एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये है आपका, आप बताओगे भैया, ये वाला एंगल है आपका 42। पूछ रहा पी टी क्यू, यानी कि आपसे ये वाला एंगल जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए अब दोस्त देखो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपको दिया है, ठीक है, ये वाला आपसे पूछ रहा है। तो देखो दोस्त आपको पता है कि ये इस पे क्या है, लंब है, तो ये इसका मान होगा, ये इस पे क्या है, लंब है, लेकिन लंब नहीं है, वो तो लंब जब होता है जब स्पर्श रेखा होती है, ये जीवा है, तो ये लंब वाला नहीं चलेगा, तो कुछ और है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे ये है। अब इसमें आपको एक चीज़ दोस्त दिख रही होगी, क्योंकि आपको पता है ये वाली जो भुजा है, ये वाली जो इसकी भुजा है, ठीक है ना, और जो इसकी ये वाली भुजा है, क्योंकि ट्रेंगल लेंगे ये ओ है ना, तो ओ पी आर ट्रेंगल लेंगे। कौन सा लेंगे, ट्रेंगल ओ पी आर, आपको समझ में आ रहा है, ये वाला ट्रेंगल। तो इसमें जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा के क्या है, बराबर है, क्योंकि वो दोनों त्रिज्याएं हैं। जब ये भुजा बराबर तो इनके एंगल भी क्या होंगे, बराबर। इट मीन्स इस भुजा के सामने ये वाला एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे, दोनों क्या होंगे, बराबर, ठीक है। तो हम लोग मान सकते हैं कि इनके जो दोनों एंगल हैं वो कितने हैं, थीटा हैं, कितने हैं, थीटा। सेम उसी प्रकार से ओ क्यू एस ट्रेंगल देखेंगे, ओ क्यू एस ट्रेंगल में, तो इसमें इसकी ये, ठीक है, ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या दोनों भुजाएं बराबर हैं, और बराबर भुजा के सामने बराबर कोण, तो इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, दोनों सेम होंगे, तो इसको मान लेंगे अल्फा। कोई समस्या, आप बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये अल्फा है तो एक बात बताओ हमें गुरु, एक बात हमें ये बताओ आप, जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा, वो कितना होगा, तो इसका जो ये वाला एंगल होगा वो कितना होगा, तो वो आप ये थीटा 2 थीटा, तो 180 माइनस 2 थीटा होगा, ये 180 माइनस 2 थीटा। इसका जो ये वाला एंगल होगा,
तो अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो 180 माइनस 2 अल्फ़ा होगा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा, 180 माइनस 2 अल्फ़ा। बात समझ में आई है? बात आपको होगी, बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। और ये आपको दिया 42 डिग्री, बीच वाला ये वाला आपको 42 दिया है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आती है। तो एक बात बताओ, अगर सबको जोड़ देंगे तो ये 180 के बराबर होगा, मतलब इसको भी और इसको भी और प्लस इसको भी सबको जोड़ देंगे 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये टोटल जो एंगल है वो कहीं ना कहीं 180 तो है, आपको भी बिल्कुल है। तो जब इनको जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 180 180 कितना हो गया, आपको कि भैया 180 और 180 हो गया 360, ठीक है। या एक काम करो, जब इनको आप जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, प्लस इसको जोड़ेंगे, बराबर करेंगे 180, मतलब इसको जोड़ेंगे और प्लस इसको जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तब होगा 180, बराबर कितना होगा 180। ये बात आपको समझ में आती है? क्यों? क्योंकि तीनों ही ये कौन सा है, ये बोलोगे जो एंगल है वो कौन सा कोण है, ये सरल कोण है, मतलब ठीक है ना, 180 डिग्री का है। तो जब जोड़ोगे तो ये जो ये प्लस का 180, ये प्लस का 180 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 180 और 42 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 और 42, तो इसका जवाब 180 2 और 8 4 12 2 80 लगा 180 222, 2 8 4 12 222, और 2 थीटा और 2 अल्फा, जब इनको जोड़ोगे मेरे दोस्त तो कितना आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या आएंगे, तो माइनस ले जाओ उधर, 2 ले लो कॉमन, तो अल्फा प्लस थीटा, बात समझ में आएगी, उधर जाएंगे 2 से और काट दो, तो फाइनली अल्फा और थीटा की वैल्यू आपने यहाँ से निकाल ली 111, ये बात निकाल ली, अल्फा और थीटा की वैल्यू। अब आपको पता है कि ये है थीटा और ये है, मतलब अगर हम लोग ट्रेंगल की बात करें पी क्यू टी, इस वाले ट्रेंगल की बात करें, ये पी क्यू टी, तो यहाँ पे इस थीटा और इस अल्फा की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे 111, कितनी है 111, और ट्रेंगल पी क्यू टी का टोटल 180 होता है। तो आपको पता है इसका पी और क्यू का एंगल है 111, 111, तो क्यू का फिर कितना होगा, 180 में से घटा दो 111, तो 180 में से 180 आप घटा दो, तो 10 में से 1 गया, आप बोलोगे 10 में से 1 गया, कितना आया, 10 में से 1 गया 9, और 7 में से 1 गया 6, यानी 69 डिग्री। ये बात समझ में आई? अगर आप समझ रहे हो ध्यान से तो आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्योंकि पेंसिल अभी मेरा नया नया आइडिया उतना नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं पा रहा हूँ। तो 69 डिग्री, लेकिन अगर आप समझ रहे होगे तो आपको समझ में आ रहा होगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपका थोड़ा बेसिक क्लियर है तब, और बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको नहीं आएगा समझ में। उसके लिए फिर आप हमारी कॉन्सेप्चुअल जो क्लासेस हैं, जब आप रिकमेंड करोगे तो उन पर मैं ध्यान दूंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट में कराऊंगा, ठीक है। आप कमेंट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा जैसा जो भी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, केंद्र ओ वाले वृत्त में जीवाएं पी आर की ओर आगे बढ़ाए जाने पर टी पर मिलती हैं। मुझे लगता है ये वही था ना, 42, हाँ वही है भाई, ठीक है। 14 2 12 कोई बात नहीं, 15वां देखो, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र ओ, 20 सेंटीमीटर व्यास वाला वृत्त है, एक भाई वृत्त है इस तरीके से, और इसका जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर, कितना है, आप बोलोगे 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, और इसका जो वो है ओ, ठीक है। टी वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है और टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। टी ए मतलब जो है टी ए ओ टी क्या है, टी ए मतलब यहाँ से होगा ये, तो यहाँ पे कोई टी एक बाहर बिंदु है, तो यहाँ पे ए वायु होगा, टी ए वृत्त की स्पर्श रेखा है। चलिए ठीक है, हो गया वृत्त की स्पर्श। और ओ टी की वैल्यू जो है, ये ओ और टी की वैल्यू है भाई साहब 26। तो क्या पूछ रहा है, ए टी एक लंबाई पूछ रहा है। देखो कितना सरल क्वेश्चन है, आप होगी कैसे, जब टोटल ये 20 है तो आधी कितनी होगी 10, तो ये होगी आपकी 10, ये 10 है, ये 26 है। आपको पता है कि ये जो एंगल होगा स्पर्श रेखा पर जब लंब डालते हैं 90 डिग्री का होता है, तो जब अब जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का बन रहा है, इट मीन्स ये हो गया ओ ए टी जो है ना, ओ ए टी वो एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें पाइथागोरस लगाओ, तो देखो ये 26 है कर्ण, आधार 10 है, तो ये लंब कितना होगा, आपको पता है 13 5 वाला है इसका जो ट्रिपलेट है, कितना है, ठीक है, ट्रिपलेट कितना है 13 12, तो 13 12 5 वाली है ट्रिपलेट, 13 12 5 ये तो है, 13 12 5, तो सबका दुगना हो रहा है, 13 का 26 है, 5 का 10 है, तो 12 कितना होगा 24, तो फाइनली जो इसका लंब आएगा वो आएगा 24। समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलिए, अब चूँकि आप एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट इतनी बात तो समझते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो बिल्कुल आपको फ्री के नंबर आए आपके।
कह रहा प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हाइट बताओ समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2, ठीक है, √3/2 इंटू भुजा 8, तो 2 चाकू 8, 4√3, ठीक है। तो ये आपका रहा 4√3, ये इसका आंसर रहा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। एक साइज 16 है, तो ये 17 नंबर है। कितना नंबर है? 17 नंबर। आप यहाँ पे डाल सकते हो 17 नंबर क्वेश्चन। एक वर्गाकार मैदान के चारों रास्ते की चौड़ाई 4 पॉइंट, एक वर्गाकार इस तरीके से मैदान है, ये इसके चारों ओर, अच्छा इसके चारों ओर एक रास्ता और है, ऐसे करके 4.5 मीटर है। अब जो इसकी जो हाइट है, मतलब ये जो है वो 4.5 है, ये जो है वो 4.5 मीटर है, मीटर, ठीक है, मीटर, ये 4.5। और इसका क्षेत्रफल, मतलब इस रास्ते का जो है वो क्षेत्रफल आपको दे रहा है, ठीक है। कितना है? 100, जो भी है, चलो बाद में देख लेंगे। 100 रुपये प्रति मीटर की दर से रास्ते पर बाड़ लगाएगी। तो रास्ते पे बाड़, ये वाली, इस रास्ते पे बाड़ लगाई, उसका खर्चा बताना है, ठीक है। अब देखो इस प्रश्न में एक चीज़ और है, उसमें ये नहीं बताया कि रास्ता कौन सा है, ये वाला रास्ता बाहर वाला है या अंदर वाला है, ये नहीं बताया है, ठीक है। अगर वो कहता कि अंदर वाले रास्ते बाढ़ खर्चा, तो हम लोग इसी का निकालते, कहता बाहर वाला तो हम लोग इसका निकालते। अब इसमें नहीं कहा गया तो हम लोग निकाल के देखेंगे, ठीक है। तो पहले अंदर वाला देखेंगे, अगर ऑप्शन नहीं होगा तो फिर बाहर वाला होगा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ठीक, खैर कोई बात नहीं। तो अब इसमें मान लो कि भैया इसकी जो पहला वाला वर्ग है उसकी भुजा है x मीटर, ठीक है, क्योंकि उसी से काम हमारा चल पाएगा। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको लेनी ही पड़ेगी, माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो x, तो ये जो टोटल जो होगी बड़े वाली कितनी होगी, छोटा वाला का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर क्षेत्रफल, क्योंकि रास्ते का क्षेत्रफल जब आएगा तब बड़े वाले वर्ग के क्षेत्रफल से छोटे वाले वर्ग के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तभी तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल x स्क्वायर है, बड़े वाले का कितना होगा, भुजा कितनी होगी बड़े वाले की, x ये और 4.5 और 4.5 ये 9, ये तो x + 9 भुजा, तो इसका स्क्वायर, ये बड़े वाले का क्षेत्रफल है वर्ग का, ये छोटे वाले, दोनों का अंतर, ये आ जाएगा रास्ते का। और रास्ते का साहब वो दे रखे हैं 105.75, 105.75। बात समझ में आ गई आपको? बिल्कुल आ गई, कोई समस्या नहीं। अब इसे सॉल्व करोगे तो देखो यहाँ पे a² + b² लगाओ, तो a² x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, प्लस b² 81, ठीक है, प्लस 2ab मतलब 18x बराबर ये 105 वाला, ये वाला बराबर यहाँ आएगा, ठीक है। मुझे लिखने में ज़्यादा वो हो रहा है, नया है ना, इसलिए। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू आप निकालोगे तो 81 घटा दो, तो 0.75 तो आपके ये पड़ेगा अलग। तो 5 में से एक गया 4, 5 में से एक गया 4, और 10 में से 8 गए 2, और बटे 18 यहाँ आएंगे। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आई, ठीक है। तो अब x का मान हम लोग फाइनली यहाँ पे निकाल लेंगे। तो x का मान 18, देखो 18 दूनी 36, 18 के हम 18 कितने बचे, 18 2 20 67, ठीक है, 67, 18 18 3 54, 54 और 10 64, 10 64 और 3 135 कट जाएगा। तो भाई 18 एकम 18, 18 3 54 और 135, तो 8 ने कितना बचा, 135, 180 कितना होता है, 8 ने 72, 8 7 56, 135 135। देखो जरा 18 कम 18 कितना बचा आपको, भैया 6 बचा, 18 2 20 6 67, 18 3 54 और 54 और 10 64 और 64 और 3 13 यानी 135। तो 18 135, 18 ने 8 ने 72, 8 14 8 7 56, 8 6 48, 135 नहीं होता ना, 18 के बाद नहीं होता, ये है। अब देखो भैया ये सारी चीज़ें, तो कोई बात नहीं, तो इसको फिर और सिंप्लीफाई कर लो। 6 से तो कटेगा ना, 7 5 12, 3 से तो कट ही जाएगा, 7 5 12 और 6 18, 3 से तो कट ही जाएगा। तो 3 6 18, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 6 15, ठीक है। तो 6 से कट गया, 8 2 10 और 5 15, फिर 3 से कट जाएगा। तो भाई 3 एकम 3, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 1 3 से 15, फिर 3 दूनी 6, ठीक है। तो फाइनली ये आप मान के चलिए। अब वो कह रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर की दर से, अब ये एक भुजा है, एक है, अब हमको इस तरीके से 1 2 3 4 पे जाना है, तो 4 पे, तो इसलिए इधर हम लोग 4 का क्या कर देंगे, गुणा। ये बात समझ में आई? क्यों किया 4 का गुणा? क्योंकि भाई 4 भुजाएं हैं बाढ़ वाली, और इस पर खर्चा आता है 100 रुपये का, तो 100 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा।
ये बात समझ आई? तो ये वाली स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये भुजा आ गई, एक आ गई, और 4 भुजाएं होती है तो 4 का गुणा किया, खर्चा आ रहा 100 रुपये, तो उसका गुणा किया, टोटल खर्चा हमको प्राप्त पता चल जाएगा। तो देखो इस पॉइंट से ये 100 चला गया, 2 दूनी 4 चला गया, 175 दूना कितना होता है? तो 5 दूनी 10 की जो हाथ से लगाएगी, 7 दूनी 14 15, हाथ से लगा 1 और 2 एकम 2 350 रुपये, 350 रुपये, 350 रुपये, 175, 5 दूनी 10 की जो हाथ से लगाएगी, 7 दूनी 14 15, 2 एकम 2, 350 रुपये। क्या 350 रुपये है? 350 रुपये नहीं है, क्योंकि ये ज़्यादा है, तो इट मीन्स वो बाहर वाली पूछ रहा है। समझ में आए? क्योंकि हमको पता ही नहीं था 350 का कम है, तो इट मीन्स वो बाहर वाली बाड़ का पूछ रहा है। तो देखो अब ये हमको पता चलेगा। कोई बात नहीं, अंदर वाले की भुजा अगर ये है तो बाहर वाला कितना होगा? 1.75 है ना, ये वाला। तो अब हम लोग इसको जो है दोबारा लगाते हैं, ये वाला, क्योंकि वो बाहर वाले की पूछ रहा। कोई बात नहीं, बाहर वाले की निकालेंगे। तो ये तो अंदर वाले की भुजा आई, ठीक है, 1.75/2। अब बाहर वाले की जब निकालोगे तो बाहर वाले में कितना जोड़ेगा? 9 आपको इसमें और जोड़ना पड़ेगा। कितना? 9 आपको और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले की भुजा तभी तो आएगी जब इसमें 4.5 9 आप जोड़ेंगे। तो 9 जब इसमें आप जोड़ेंगे तो इसमें पहले 2 का भाग दे दो, तो 2 8 16, पॉइंट लगाओ, 2 8 16 और 2 7 14 है ना, 2 5 10, यही तो होगा 0.875। भाग दो 2 का, तो आपको 2 8 16, 1 बचा 2 से 14, 1 बचा 0.875, और 9 ये है, क्योंकि 4.5 तो बाहर वाले की जो भुजा होगी वो होगी 9.875, यही तो होगी। अब बाहर वाले की भुजा फिर भी 4 भुजा है, खर्चा आ रहा 100 रुपये का, ठीक है। तो ये 987, तो ये तो बहुत ज़्यादा बन जाएगा, 987 चाकू, तो ये तो बहुत ज़्यादा होगा। तो भाई इसमें अब क्या समस्या है? बाहर वाला बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो अंदर हम लोग कुछ गड़बड़ किए हैं क्या गुरु? देखो भाई, पूछ रहा रास्ते पर बाड़ लगाएगी 100 रुपये प्रति मीटर है, ओके, कोई बात नहीं। तो इसका जो है हम लोग एक बार इसको चेक कर लो। तो x² 9 ने 81, तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 105.75 है, बिल्कुल सही, 105.75 ही है। तो x² से x² कैंसिल, प्लस 9 ने 81 और प्लस 2ab 9 दूनी 18x, 2ab 9 दूनी 18x, ओके, बराबर हो गया 105 ही है। अब 105 में से 81 आप घटाओगे ना, तो कितना आएगा? 0.75 अलग रहा, ठीक है। और उसके बाद 5 में से 1 गया 4, 10 में से 8 गया ये, और उसमें 18 क्या दे देंगे? भाग। ये वाला ज़रा एक बार भाग करके देख लो, सही है। तो भाग करेंगे तो भाई 3 6 18, 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 15, ये भी सही है। 6 आ गया, फिर हमने 2 से काट दिया, तो वो 3 दूनी 6, और यहाँ पे देखो ये गड़बड़ है, तभी तो मैं कहूँ क्या गड़बड़ है, यहाँ पे 2 आएगा, ये है गड़बड़। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ होगी, खैर कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। तो इसका जो अब इसका जो करोगे ना 6 का, तो इसमें जब 3 से काटोगे तो नीचे आ जाएगा 3 दूनी 6, अब ऊपर काटोगे तो भाई 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 7 21 और 3 6 15, 2.75 होगा। समझ रहे हो? अब ये एक भुजा है, तो पहले हम लोग अंदरी वाली निकालते हैं। अंदरी वाली होगी क्योंकि बाहर वाली बहुत ज़्यादा हो रही ना, तो बाहर वाली हो ही नहीं सकती। तो अंदर चारों भुजाएं निकालेंगे, 4 का गुणा करेंगे, खर्चा आ रहा 100 रुपये, तो 100 का गुणा कर देंगे बस। तो ये आ जाएगा टोटल बाड़ लगाने खर्च। इस पॉइंट से ये 100 आपका चला गया, 2 दूनी 4 भी चला गया। तो 275 का 2 में करेंगे तो 15 यहाँ से लगाए, 7 ने 14 15 यहाँ से लगाए, 2 4 1 5, 550 रुपये, ठीक है। ये आपका 550 रुपये, ये आपका रहा आंसर। समझ गया मेरी बात? समझ गए होंगे। चलिए, समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 18, cos a माइनस बी, ये सेक 2, ये तो ये आपका पूछ रहा इतना एंगल, तो बी की माप पूछ रहा। देखो बहुत ही सरल है, कुछ नहीं है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि √3/2 का जो मान होता है वो cos कितना होता है? cos √3/2, क्योंकि ये sin 60 का होता है तो cos 30 का होता है, cos 30 का। इस cos से ये cos कैंसिल, तो a माइनस बी कितना आ गया इसमें? आप कहोगे a माइनस बी आ गया भैया 30, ठीक है। ये और सेक बराबर 2 है तो कॉस बराबर 1/2, और कॉस 1/2, क्योंकि साइन 1/2 30 होती है तो कॉस 60 की होगी। तो यहाँ पे ए की वैल्यू आ गई 60। ये बात समझ में आपको आ रही होगी, क्योंकि सेक 2 की वैल्यू 60 होती है। तो अगर ए की 60 है मेरे दोस्त, तो यहाँ पे बी की कितनी होगी? क्योंकि आएगा बी की बची 30, क्योंकि 30 आएगा ना, इधर माइनस बन जाएगा, तो है ना, क्योंकि 60 में 30 गया 30, तो बी 30 और ए 60, तो बी का पूछ रहा, तो बी 30 है, ये आंसर है। समझ गए होगे, ज़्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, सरल क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कौन सा है, ये हम लोग कहाँ आ गए, पहले तो इसको हम रफ करें फिर यहाँ आए। क्वेश्चन वो था ट्रिग्नोमेट्री वाला, ये था 19 नंबर, ठीक है, ये 19 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुछ नहीं रखना, आपको वैल्यू रखना है, ठीक है, बस सॉल्व कर लेना है। तो देखो भाई 8√3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, 1/2 और टेन 60 की वैल्यू होती है √3, 1/2 और √3। तो इस 2 से ये 2 काट दो तो बचेगा 4, √3 3 तो 4 तो 12, ठीक है, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 3 एकम 3 3 प्लस साइन 45 की होती है 1/√2, स्क्वायर होगा 1/2 यानी 3/2 प्लस 2 cos स्क्वायर 30 यानी साइन 60 √3/2 स्क्वायर है तो √3 का मतलब 3/4 और 3/4 और 2 है गुणा तो बचा 3/2, 3/4 2 का है ना, तो 4 से 2 कट जाएगा, 3/2 बचेगा। ये तो 12 में से 3 गए, आप बोलोगे 9, 12 में से 3 गए आप बोलोगे 9, और ये 3 का आधा 1.5 और 1.5 आप बोलोगे 3, 3 और 9, 9 3 12। फाइनली इसका जो आंसर होगा वो होगा 12, क्योंकि ये कितना बटा 1.5 3 और ये 9 9 3 12 आंसर, ठीक है, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा 20वां। एक ऊर्ध्वाधर खंभा, ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन इस प्रकार स्थित है, खंभे के शीर्ष से एक ऊर्ध्वाधर खंभा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार, एक खंभा है और एक मीनार है, दो चीजें हैं, इस प्रकार स्थित है। खंभे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये खंभा है और ये मीनार है, तो खंभे के शीर्ष से और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है, इस तरीके से ये जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है, कितना है, 60 डिग्री है, ठीक है। तथा मीनार के तल का अवनमन कोण, तो अब यहाँ से मीनार के जो तल का अवनमन कोण है वो है 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है। तो ये भी कितना होगा, आप बोलोगे ये भी भैया 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ये बात समझ में आती है। मीनार की ऊंचाई, ये आपको हाइट दी है टोटल 76 मीटर, तो खंबे की ऊंचाई ये आपको ज्ञात करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो भाई समझते हैं, इतने ही हमको दिया है तो यहाँ पे समझते हैं। तो हम लोग अब जो ट्रेंगल लेंगे वो लेंगे ये वाला, मतलब ये वाला ट्रेंगल लेंगे, ये छोटा वाला, ये वाला ट्रेंगल हम लोग लेंगे। तो आपको पता है कि भैया ये 30 है ना, तो आपको पता है कि भैया जो है तो ये 1 है और ये कितनी है, ये है √3, क्योंकि ये आपको बता दें समकोण त्रिभुज में आपको अगर ये बातें पता है, अगर ये ठीक है, अगर मान लो ये 30 है तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1/, ये 1 है क्योंकि होता है लंब बटे आधार, तो ये है √3 बस। तो ये हम लोग उस तरीके से, अगर मान लो 60 होता तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3/1, तो √3 क्या होगा, लंब होगा, और 1 क्या होगा, आधार होगा। इस तरीके से हम लोग ये कर दिया, क्योंकि अभी हम बताएंगे ये √3। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है कि अगर ये √3 है तो ये भी बाय डिफॉल्ट √3 होगी, ये भी √3 होगी आपको बिल्कुल। अब हम लोग ट्रेंगल की बात कर लेते हैं ऊपर वाले, ठीक है, मतलब आप कहोगे भैया अब हम लोग बात करेंगे इस वाले ट्रेंगल की, ऊपर वाले ट्रेंगल की। अब ये 60 है तो 60 वाले अभी ने बताया था 60 क्या होता है, √3/m, तो ये है √3 और ये कितना है 1। अब इसको √3 और 1 को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको 1 और √3 को इक्वल करने के लिए आप क्या करोगे, तो आप एक काम इसमें कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि 1 और √3 को इक्वल करना है, तो 1 और √3 को इक्वल करना है ना, tan 60 का मान कितना होता है, √3/, तो आप इसमें कितना गुणा करोगे, आप कहोगे भैया √3 का गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो √3 का गुणा इसमें हम लोग कर देते हैं, क्योंकि 1 और √3 को इक्वल करना है ना दोनों को। तो अगर हम लोग इधर जो है √3 और √3, तो इसको अगर एक डिजिट बनाने के लिए इसमें क्या करें, √3 का हम लोग क्या करते हैं, गुणा करते हैं, √3 का दोनों ओर क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 1 का 1 और √3 का, ये रहा, इधर भी √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी √3 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं, कोई दिक्कत। तो फाइनली जो ये वाला अगर ग्रीन वाला अगर हम लोग यहाँ पे आपको बताएं तो ये बनेगा √3, यानी कि √3 ये बन जाएगा कितना, √3 का दोनों लोग हमने उधर क्या कर दिया, ये बन जाएगा √3, तो ऊपर तो होगा आपका कितना, आप बोलोगे 3, ये कितना बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि √3 का हम लोगों ने ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा।
तो ये बन जाएगा 3, और इधर अगर करेंगे तो ये बन जाएगा √3, क्योंकि वही हमको बनाना है, √3 हमको बनाना है। क्योंकि तो इधर 1 में भी √3 गुणा कर दिया और इधर √3 में भी √3 का गुणा कर दिया, लंब और आधार दोनों में। तो 1 में √3 गुणा किया √3, क्योंकि हमको √3 बनाना है, और इधर √3 गुणा किया तो 3 हो गया। बात समझ में आए? यानी कि आप ये कहोगे इसकी वैल्यू हो गई 3, कितनी होगी 3, और इसकी वैल्यू 1 है, ये ऑलरेडी 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो फाइनली जो हमारे हिसाब से पूरी मीनार की जो हाइट है ये वाली, ये 3 और 1 4 है। हमारे जो हिसाब से कितनी है 4 है, और सवाल के हिसाब से क्षेत्र उसके होगी बराबर। तो 1 बराबर कितना होगा 19 के, 19 चाकू 76, 19 के। क्या पूछ रहा है खंबे की, तो खंबे कितना 1 है, 1 का कर दो गुणा, तो 19 एकम 19, 19 मीटर। खंबे की हाइट कितनी 19, आपका 19 क्या होगा आंसर होगा। ये पूछता कि खंबे के ऊपर मीनार की हाइट कितनी, तो हम लोग 3 का गुणा करते हैं, 19 3 57 आंसर होता। तो इस तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 21 नंबर नहीं आए तो आप रिपीट करके भी देख सकते हो। 23 मीटर लंबा खंबा है, और जो खिड़की गली के एक तरफ भूतल पे ऐसा है, एक इसकी जो हाइट है वो है 23 मीटर एक तरफ है, और भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित है। 23 मीटर लंबा खंबा है एक खिड़की जो गली के एक तरफ भूतल से 3√5 मीटर ऊपर स्थित तक पहुंचता है। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए, अच्छा खंबे को पाद को समान बिंदु पर रखते हुए गली के दूसरी ओर 4√15 के ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचाने के लिए 23 मीटर लंबा खंबा एक खिड़की जो गली के एक तरफ 3√5 मीटर ऊपर स्थित पहुंचता है। खंबे के पास से सामान दूसरी तरफ भी रखते हुए इस तरीके से है, 2 हैं। ठीक है, ये आपकी गली है, मतलब रोड है, ये आपकी रोड है, ये खंबा है, एक खंबा ये, एक खंबा ये है। ठीक है, तो जो भूतल पे 3√5 ऊपर स्थित है, ठीक है, पहुंचता है। खंबे के पाद को समान बिंदु पर रखते हुए दूसरी गली के 4√15 के ऊपर स्थित खिड़की तक पहुंचने के लिए घुमाया जाता है। सड़क की चौड़ाई बताओ, ये आपको फाइनली आपसे पूछ रहा है। 4√15, तो 23 मीटर का जो है वो खंबा है, खंबा एक है, लेकिन जो खिड़कियां हैं ये आपकी खिड़कियां हैं, रोड के एक तरफ खिड़की, ये दूसरी तरफ खिड़की। ठीक है, तो जो एक खिड़की है इसकी हाइट है आपकी 3√5, और इसकी जो है वो है 4√15। अब वो कह रहा है कि एक लंबा यहाँ पे खंबा है, ठीक है, एक ऐसा करके खंबा है, तो पहले जब इसको इस तरफ रखा जाता है, खंबे की लंबाई 23 मीटर है, और फिर जब इसको घुमा के इस तरफ रख दिया जाता है, तो इस तरीके से वो रोड के दोनों ही जो किनारे हैं उनको कवर करता है। ऐसे खंबा ऐसे भी रखा है और ऐसे भी रखा है, इसको घुमा के रख दिया जाता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों खिड़कियां हैं रोड के इधर और उधर। तो इस रोड की आपको ये बताना है, ये सवाल है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। तो आपको पता है ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कर्ण है, ये लंब है, आधार पाइथागोरस से निकाल सकते हो। ये कर्ण है, ये लंब है, आधार पाइथागोरस से निकाल सकते हो, दोनों को जोड़ दो, बस ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो आपको पता है कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, आपको होगा 529। 4√15 का स्क्वायर 15 का √15 का 15 और 16 का मल्टीप्लाई जब करोगे 15 और 16 का, तो 16 पंचे 80, 16 कम 16 और 8 24, और दोनों को जब इसको माइनस करोगे ना इससे तब तो आएगा, तो माइनस करोगे तो 9, 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 289 कितने होगा, तो 17 का। तो ये जो हाइट आएगी आपकी 17। इसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। तो अब इसी 529 में से इस वाले से 529 से इसको मैं यहाँ से रफ कर दूँ, इस वाले में देख लो। तो इसी जो 529 से हम लोग रफ करेंगे, वो इस घटाएंगे स्क्वायर, 3√5 का स्क्वायर 3 3 का 9 अपना 45, तो 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और 484 कितने होता है 22 का। तो ये जो आ गई, ये संख्या आ गई 22, ये 22, तो यहाँ तक 22, यहाँ तक 17, 17 22 टोटल कितनी हो गई हाइट, 7 2 9 और 2 1 3 39 मीटर। तो जो चौड़ाई है वो है 39 मीटर। ठीक है, कितनी है 39, ये आपका सी आंसर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाते हैं। ये रहा आपका
विविध ये आपको ये दे रहा है, कह रहा विविध पर खर्च किए गए बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए गए से कितना अधिक है। तो विविध पे भैया जो मिस है वो 75 डिग्री है, कितना ये है 75 डिग्री है। और बच्चों पे चिल्ड्रन पे जो है वो है 70 डिग्री। तो इनका पूछ रहा है कितना अधिक, तो आप कहोगे 5 डिग्री अधिक है, 5 डिग्री अधिक है। पैसे में आपको निकालना है, 5 डिग्री अधिक है। और ये दे रहा है कि दर्शाता है कि परिवार का हर महीना 360 डिग्री, ठीक है। कहने का मतलब जो आपका ये है ना, तो ये जो आपको दे रहा है ये 360 डिग्री का मान दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि 108 ये जो है ये 360 डिग्री को दर्शाता है। तो आपको पता करना ओनली 5 डिग्री का अंतर दोनों का। तो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। ये साइज 36 18 3 बार जाएगा, 305 का 5 1500। तो फाइनली जो इसका जो अधिक होगा वो 1500 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि 2014 से 2015 के बीच बी की कारों की कुल निर्यात, 2014 से 2015 के बीच बी की कारों का कुल निर्यात। अब इसमें देखो कुछ ये है, तो आप मान के चलो जो रेड वाला है ये है आपका बी, ये क्या है बी। और जो ब्लू वाला है जो आपका क्या है, जो आपका ब्लू वाला है, ठीक है, ये है आपका ए, ये क्या है ए है। ये बात समझ में आ गई। और उसके बाद 2014 से, यानी कि ये 2014 है, ये 2015 है, ये 2016 है, ये 2017, ये 2018, ये हमको इसमें दिया नहीं, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये यानी कि ये 14, ये 15, ये 16, 17, 18 है। तो कह रहा 2014 से 2017 बी प्रकार के कारों का कुल निर्यात, 2014 से 2020 लाल वाले। तो ये है 2014 से 2017, 14, 15, 16, 17 ये, ठीक है। मतलब ये चार सालों में बी। तो बी का कितना हुआ 225 और 250, ठीक है, 200 175, सबका जोड़ लो भाई। तो 5 ये 5 और 5 10 की जरूर हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 1 8, 8 8 5 13, 13 2 15, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 3 2 1 3 और 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 950। ये तो आ गया बी का। पूछ रहा कितना अधिक है, तो रेशियो निकाल लो, उससे पता चल जाएगा, परसेंटेज पूछ रहा ना। फिर कह रहा 2015 से 18 में ए प्रकार के कारों, 2015 से 18, तो ये 14 था ना, ये 15 से 18 यहाँ तक के बीच में, इसमें ए का पूछ रहा। तो भाई ए का मतलब नीला वाला। तो भाई 300, अब देखो 5 और 5 10, तो 10 की 0, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1। तो 1 7 और 1 8, 8 और 7, 8 दूनी 16, यानी कि 15, 15 और 5 20 की 0, हासिल लगा 2, 2 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8 और 8 1 9, 900। पूछ रहा कितना अधिक है भाई, 900 से 950, 50 अधिक है, किस पे अधिक है 900 पे, और गुणे 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, 9 से 50 बटे 9 का मतलब कितना होता है 9 अपना 45, 5 बटे 100, 5 सही 5 बटा 9%, ओके। तो 5 से 5 बटा 9% का मतलब ये है, ये वाला आंसर है ए वाला। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा। किस वर्ष, शायद इसी की बात कर रहा है, इसी वाले की बात कर रहा है। किस वर्ष एक प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों का औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। किस वर्ष में ए प्रकार की कारों का निर्यात 5 वर्षों में, मतलब 14 से लेकर 18 तक, ठीक है ना, 5 वर्षों में बी प्रकार की कारों के औसत निर्यात से 55 मिलियन कम था। किस वर्ष पूछ रहा है ए की कारों का निर्यात, मतलब टोटल ए और टोटल बी का पूछ रहा है, किस वर्ष 55 मिलियन कम था। तो भैया टोटल निकालो। तो यहाँ पे टोटल आपको पता है कि 950 तक तो था यहाँ से ए वाला, यहाँ से और 950, लेकिन इसकी हमको रेड वाली ये वैल्यू नहीं दिया हमको, है ना, क्योंकि ये वाली वैल्यू 2018 वाली नहीं दिया है कि ये कितना है, ये वाली रेड वाली हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो चलो भाई ये थोड़ी सी मिस स्पेल्ड है, क्योंकि आगे हम लोग बता ही नहीं सकते ये रेड वाली बी वाली नहीं 2018 में कितना है। तो चलो कोई बात नहीं, फिर इसमें था कुछ नहीं, बस ए का आप टोटल निकाल लेते, बी का टोटल निकाल लेते, ठीक है। टोटल निकाल के और उसमें 55 मिलियन कम था, औसत निर्यात से 55 आप घटा देते, फिर जो आता उसका आप देख लेते वो किस वर्ष का है, 14 का है, 15 का है, 16 17, किसी एक का आपको प्राप्त हो जाता, और कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 25 ये रहा। 180 रुपये से कम पारितोषिक पाने वाले श्रमिकों की संख्या, 180 रुपये से कम। तो भैया 180 रुपये से कम, 180 रुपये से कम जो है ना वो तो सभी है।
190 रुपये से अधिक परसों की संख्या, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ डिजिट्स यहाँ पे दिए रहे होंगे नीचे, वो नहीं है इसमें, तो इसलिए भी इस सवाल को नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही सरल होते हैं, इसमें कुछ नहीं कि यहाँ पे आपको रुपए दिए जाते तो 180 रुपये दिए जाते, 190 रुपये अधिक दिए जाते हैं। इसके लिए हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन को लगाने में, ठीक है। तो वैसे इसमें है कुछ नहीं, 180 रुपये दैनिक पारिश्रमिक श्रमिकों की संख्या, तो उनको जोड़ लेते जो 180 से कम होते, 190 से अधिक वालों को जोड़ लेते और बस उनका वो निकाल लेते परसेंटेज। जैसे मान लो ये 90 आता, ये 80 आता, तो कह रहा है कि इस स्थान से कितना अधिक है, श्रमिकों की संख्या से कितना परसेंट है, तो 90/80 पूछ लेते, जिसका वो पूछता वो नीचे और गुणे 100 कर देते, निकल आता, ठीक है। मैं आपको बता दें लास्ट क्वेश्चन 5वां, शायद ये उधर था नहीं, 5वां उधर नहीं था, तो ये है लास्ट क्वेश्चन 5वां, उधर नहीं था तो मैंने लास्ट में इसको लगा दिया। अच्छा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 432 में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर हानि के बराबर है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट है, जब भी लाभ उसके हानि के बराबर हो तो दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, दोनों के विक्रय मूल्य को जोड़ के आधा कर दो, आपको सीपी प्राप्त मतलब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? सीपी, क्रय मूल्य। क्योंकि जितना उधर बड़ा होगा उतना ही उधर घटा होगा, तो जाहिर सी बात दोनों को जोड़ के आधा कर दो, बीच वाला आपको प्राप्त एवरेज आपको पता चल जाएगा। इसको एवरेज भी बोलते हैं, सीपी। तो फाइनली जो सीपी आएगा दोनों का एवरेज निकाल लो, तो एवरेज दोनों को जोड़ के आधा करना है। पहले जोड़ो, 8 2 10 की 9 से लगा 1, 4 3 7 1 8, 8 4 1280, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। तो 2 छंग 12, 2 चक्कू 640, ये आ गया सीपी, ठीक है। अब भाई कह रहा कि 10% हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय बताओ, तो इस पे 10% हानि पे तो 90/100 पे बेच दो, तो एसपी आ जाएगा ये 0। तो जो इसका एसपी आएगा यानी सेलिंग प्राइस आएगा वो इसका 9 का 64 कर दो, तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो पीछे 6 वाला 576 है आंसर, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल इसका जो ये पेपर जो आपका जो हुआ है, तो मैंने ये आपको जो करवाए, ये वाला सेकंड शिफ्ट का, ये देखो ये सारे मैंने आपको यहाँ पे आपको सारे मैंने ये करवाए हैं, ये वाला। तो ये जो पेपर है आपका एसएससी सीजीएल प्री 2021 का, जो 11/4/2022 शिफ्ट 2 के मैथ के सारे क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट, हमारे अप्रोच, हमारे मेथड्स आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। साथ साथ में आपने ये भी जाना है कि अभी जो एसएससी सीजीएल का लेवल क्या है प्रश्नों के पूछने का और किस तरीके के वो प्रश्न पूछता है। तो मैं आपसे यहाँ मतलब इससे ये हम लोगों ने अभी सीखा है कि भैया जो प्रश्न आते हैं वो टेक्निकल प्रश्न होते हैं, ज़्यादा फंसाने वाले या डिजिट्स बहुत ज़्यादा फंसाने वाले ऐसा प्रश्न पूछता ही नहीं है। जो ज़्यादातर टीचर्स बच्चों को सॉल्व मतलब करवाते रहते हैं और उनको परेशान मतलब किए रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तक हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के ये हम लोगों को पता चल गया है कि क्वेश्चन जो आता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, बस टेक्निकल होता है और ज़्यादा ऐसा नहीं होता कि आप गुड़ा वाग ना कर पाओ, ठीक है। तो आपको मेरी फीलिंग समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद। आपको वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट्स करो, हमारी मेहनत कैसी लगी और जो भी चीज़ें हों आप प्लीज़ कमेंट्स करो, फिर मैं उनको आपको बताऊँगा, ठीक है। सभी को मेरा जय हिंद।